नमस्ते साथियों। चैप्टर नंबर 13 में हमने एमीन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। एमीन के बाद आज का जो अपना नेक्स्ट पोर्शन है, जो नया टॉपिक है जो हम शुरू करेंगे, उसका नाम है यूरिया। नाम आपने बहुत सुना है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में कोशिश ये करेंगे तो यूरिया का IUPAC नाम क्या होता है, फिर यूरिया बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण और कुछ विशेष क्वेश्चन और बनते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो बिना टाइम खराब किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो रेडी हो पढ़ने के लिए? तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिखा है यूरिया। तो इस यूरिया की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर कमेंट्स में आप यूरिया का फॉर्मूला जानते हो तो कमेंट्स में बता दीजिए। तो क्या लिखा है? यूरिया। बेटा सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अगर यहाँ पर बनता है तो वो एक ही बनता है, यूरिया का IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले तो हमें यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? H2N C+O NH2। इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया। तो C+O और दोनों तरफ क्या है? NH2। C+O और दोनों तरफ NH2 हो तो उसको हम नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं? यूरिया। अब अगर हमें इसका क्या करना हो, IUPAC नामकरण, हमें क्या करना हो इसका IUPAC नामकरण, तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहले आप ये देखो कि इस यूरिया में क्रियात्मक समूह कौन सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने के बाद गलतियाँ कर देते हैं। तो इसकी में क्रियात्मक समूह की बात करें तो सबसे पहले अगर आप समझो तो इस स्ट्रक्चर को मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, गौर से देखो। अगर यहाँ से अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पर ये कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया? C+ONH2। C+ONH2, इसको आप क्या बोलते हो? एमाइड आ गया। ये एमाइड हो गया, इसमें क्रियात्मक समूह एमाइड हो गया। तो अगर इसको आप मुख्य मानोगे, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? प्रतिस्थापी। अब जब NH2 समूह एमीन हो गया, NH2 समूह जब प्रतिस्थापी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमीनो। क्या बोलते हैं? एमीनो। अब देखो इस एमाइड वाले क्रियात्मक समूह में कुल कार्बन कितना? एक। तो एक कार्बन को आप क्या बोलते हो? मेथेन। और ये क्रियात्मक समूह का क्या नाम था? एमाइड। एमाइड का अनुलग्न क्या होता है? एमाइड ही होता है। तो एमिनो मेथेने, एमाइड जोड़ दो तो मेथेन प्लस एमाइड से मेथेनेमाइड। तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट तरीके से बात फिट कर लेना कि यूरिया का IUPAC नाम क्या होता है? एमिनो मेथेनेमाइड। क्वेश्चन अच्छा बनता है, यूरिया का IUPAC नाम तो एमिनो मेथेनेमाइड। और यूरिया का फॉर्मूला तो सिंपल सा था, C+O, दोनों तरफ क्या लिख दोगे? NH2। वो हो गया यूरिया का सूत्र और ये यूरिया का IUPAC नामकरण। अब आपने एक बात सुनी होगी यूरिया के लिए, यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। किसकी बात कर रहा हूँ? यूरिया की। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया। प्रश्न बहुत बार कॉम्पिटिशन क्लास में पूछा जाता है कि ऐसा प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था अकार्बनिक पदार्थ से। तो आंसर क्या होता है? यूरिया। और ये किसने किया था? हॉलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं यूरिया बनाने की विधियां, और उसमें पहली विधि आ जाएगी वॉलर विधि। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो यूरिया बनाने की विधियों की अगर हम बात करें तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यूरिया बनाने की विधियाँ। इसमें दो विधि पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। यूरिया बनाने की विधि, इसमें फर्स्ट विधि नंबर 1 मैंने लिखी है, हॉलर विधि। तो बड़ा नाम से क्लियर होना चाहिए कि किस वैज्ञानिक ने दी थी? हॉलर ने दी थी। टफ शब्द आ जाए इसका मतलब अंग्रेजों के नाम है ये। तो यूरिया बनाने की विधि किसने दी?
बहलोल विधि। इसमें क्या करते हैं कि आपका जो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की क्रिया करवाई तो हमें अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ, जिसको गर्म करने पर पुनर्विन्यास के द्वारा यूरिया प्राप्त होता। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, समझना यहाँ से कि अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट की क्रिया से, कि आपस में आप क्या करवा दोगे, दोनों की क्रिया। तो अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट की आपस में क्रिया से अमोनियम साइनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ आपको? अमोनियम साइनेट प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर पुनर्विन्यास द्वारा यूरिया प्राप्त होता है। तो अमोनियम साइनेट से हमें क्या प्राप्त हो गया? आपको यूरिया प्राप्त हो गया। फिर हम लिख सकते हैं चाहे तो इसके लिए कि प्रयोगशाला में, क्या लिखा है? प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है, जिसका निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से किया गया। अब एक तो ये हमें समीकरण याद होनी चाहिए, लैंग्वेज में तो कोई इतनी विशेष बात नहीं है, इतना सा आपको याद रखना था कि हमें करना क्या है कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। तो पहले बात तो हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का फॉर्मूला, अमोनियम का मतलब NH4 प्लस और सल्फेट का होता है SO4 2-। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाए? NH4 होल ट्वाइस और SO4, ये तो गया अमोनियम सल्फेट। और पोटेशियम साइनेट लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पोटेशियम साइनेट का KCNO, पोटेशियम साइनेट का KCN। तो ये हो गया पोटेशियम साइनेट। अब दोनों के मध्य क्रिया करवाते हैं तो वो आप यहाँ देखो क्रिया कैसे होती है। NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट KCNO, इनकी हमने क्रिया करवाई तो मैंने इसके कितने अणु ले लिए? 2। अब होता क्या वो देखना कि इस पोटेशियम के साथ तो आपका क्या जुड़ गया? सल्फेट के साथ तो क्या जुड़ गया? पोटेशियम। और अमोनियम के साथ क्या जुड़ जाएगा? आपका साइनेट। तो क्या बनेगा वो देख लो यहाँ पे NH4CNO 2 है तो इसके आगे कितना लगा जाए? 2 प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये अपना बन गया अमोनियम साइनेट जिसकी हमें आवश्यकता है। अब हम क्या करें? इस अमोनियम साइनेट को NH4CNO, इस अमोनियम साइनेट को मैंने गर्म किया और इसका क्या हुआ यहाँ पे? पुनर्विन्यास। अब देखो पुनर्विन्यास कैसे हुआ? कार्बन कितना है? 1, तो समझो C, एक ऑक्सीजन है तो इसको लिख दिया C डबल बॉन्ड O। देखो कार्बन था, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O हो गया। अब देखो नाइट्रोजन कितने? 2 और हाइड्रोजन कितने? 4। तो 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन को चाहो तो आप लिख सकते हो NH2 और ये आपका क्या बन गया? यूरिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है, वो हॉलर विधि, वो हॉलर नामक वैज्ञानिक ने दी थी, नाम से क्लियर है। ये इसकी लैंग्वेज हो गई और ये हमने क्या लिख दी? समीकरण। तो इतना याद करना कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की क्रिया से अमोनियम साइनेट बन गया, जिसको गर्म
किया तो उसका पुनर्विन्यास हुआ, जिससे हमें यूरिया प्राप्त होता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी नेक्स्ट विधि बनाने के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो आगे बात करें तो ये तो थी बॉयलर विधि। यूरिया बनाने की दूसरी विधि की हम बात करते हैं, उसका नाम है औद्योगिक विधि। तो अब औद्योगिक विधि से तो नाम से क्लियर है कि औद्योगिक स्तर पर यूरिया का जो उत्पादन है वो इसी विधि के द्वारा किया जाता है। तो नंबर 2 पर हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर 2 यूरिया बनाने की विधि। तो नंबर 2 पे आ जाएगी आपकी औद्योगिक विधि। क्या लिखे मैंने? औद्योगिक विधि। अब इस विधि में क्या करते हैं कि CO2 तथा द्रवित अमोनिया, CO2 तथा द्रवित अमोनिया कौन सी फॉर्म में? द्रव अवस्था में। तो CO2 तथा द्रवित अमोनिया अभिक्रिया करके अमोनियम कार्बेमेट बनाते हैं, जो उच्च ताप व उच्च दाब पर अपघटित होकर, उच्च ताप व उच्च दाब पर अपघटित होकर यूरिया देता है। कोई ज़्यादा विशेष इतनी टफ रिएक्शन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, बस कुछ शब्द अपने को याद करनी है। यूरिया बनाने की कौन सी विधि है? ये औद्योगिक विधि है। इस विधि में हमने क्या किया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और द्रवित अमोनिया की क्रिया करवाई, तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है, वो अपने को याद करना है अमोनियम कार्बमेट। ये कार्बमेट के देते बनता है, और इसको आप उच्च ताप और दाब पर जब गर्म करोगे तो ये अपघटित होकर, अपघटित का मतलब टूट जाएगा, अपघटित होकर क्या बना देगा? ये यूरिया का निर्माण करता है। अब जो समीकरण लिखें तो द्रवित अमोनिया लिया है, तो अमोनिया के मैंने यहाँ कितने अणु ले लेते हो बेटा? 2 अणु। कितने अणु अमोनिया के? 2 अणु अमोनिया के लिए 2NH3, और क्रिया करवा दी कैसे? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब देखो उत्पाद क्या बनता है वो पकड़ना अपने को, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी टफ पड़ेगी, इसलिए याद कैसे करें? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं सिर्फ दो C डबल बॉन्ड O और O, बात क्लियर? कोई बात नहीं, हो गया। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन हो गए। अब देखो क्या आपका NH4 NH3, तो अमोनिया कितने अणु? 2। तो 2 अणु का मतलब क्या हुआ? 2 तो नाइट्रोजन हो गए और 6 क्या हो गए आपके? ऑक्सीजन। 2 तो नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, एक तरफ तो मैं लिख दूँ NH2 और एक तरफ लिख दूँ NH4, एक तरफ तो NH2 और एक तरफ NH4। तो इधर तो लिख दिया मैंने NH2 और यहाँ लिख दिया NH4। इस कंपाउंड को, ये जो मैंने लिखा है, इससे ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अब मैंने इस अमोनियम कार्बोनेट को उच्च ताप व दाब, तो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 ATM दाब पे मैंने इसको क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन, सुना, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर चले जाते हैं, अर्थात जल का अणु क्या हो गया? बाहर चला गया। यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्या हो गया? जल का अणु बाहर चला गया। तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बचती है? H2N C डबल बॉन्ड O, ये O बाहर चला गया, ठीक है। N H कितने थे? 4 में से कितने चले गए? 2, तो 2 NH2। तो ये क्या बन गया आपका? यूरिया। तो ये यूरिया बनाने की कौन सी मेथड है? औद्योगिक विधि है, अर्थात औद्योगिक स्तर पर यूरिया का निर्माण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब यूरिया बनाने की जो विधियों में जो मुझे अच्छी बातें लगी थी वो मैंने आपको करवा दी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है यूरिया की अनुनादी संरचना, किसकी? और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूरिया की अनुनादी संरचना बनाइए। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया यूरिया का IUPAC नामकरण, वैसे एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है? यूरिया की अनुनादी संरचना। आप कैसे पढ़ेंगे वो देखो, पहले टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हम लिख रहे हैं यहाँ पे
यूरिया के रासायनिक गुण, क्या लिखा मैंने, यूरिया के रासायनिक गुण, और उसमें पहला टॉपिक लिख लिया क्षारीय गुण। क्या लिखा है, क्षारीय गुण। अब यहाँ से मेरी बात सुनना गौर से कि परबल अम्लों के प्रति यूरिया एक मोनो अम्लीय क्षारक की भांति व्यवहार करता है, और यूरिया के मोनो अम्लीय क्षारक का कारण यूरिया की अनुनादी संरचना होती है। अब यूरिया की अनुनादी संरचना कैसे बनाओगे वो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। पहले इसके लिए थोड़ा सा 2 लाइनें हम लिख लेते हैं जिससे इजीली आपके माइंड में रह जाए। तो हमें करना क्या है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि परबल अम्लों के प्रति यूरिया एक मोनो अम्लीय क्षारक की भांति व्यवहार करता है। अब यहाँ तो आधे तो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि इसका क्या कहने का मतलब है कि परबल अम्ल की जब यूरिया के साथ क्रिया कराएंगे तो यूरिया क्षार की तरह क्रिया करेगा और वो एक अम्ल के साथ क्रिया कर सकता है। तो परबल अम्लों के प्रति यूरिया एक मोनो अम्लीय क्षारक की भांति व्यवहार करता है। देख लो, मोनो अम्लीय क्षारक का मुख्य कारण यूरिया की अनुनादी संरचना होती है। तो पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर ये होनी चाहिए, क्वेश्चन ये आ जाएगा कभी कि यूरिया एक मोनो अम्लीय क्षारक होता है क्यों, तो सिद्ध आंसर को यूरिया में अनुनादी संरचना पाई जाती है या यूरिया की अनुनादी संरचना के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूरिया की अनुनादी संरचना। इसी के अंदर लिखना यूरिया की अनुनादी संरचना। अब देखो बेटा, यहाँ पे यूरिया की अनुनादी संरचना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं यूरिया बना रहा हूँ, समझना, H2N C डबल बॉन्ड O NH2। तो कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के बाहरी क्वार्टर्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंद बनाने में 2 भाग ले लिए तो कितने बच गए, 4। तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है। अब होता क्या है यूरिया में कि ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के कुल बंद काउंट कर लो, 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ, 4 और 1 ये 5, तो 5 बंद पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में ये बंद टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में इस यूरिया की अनुनादी संरचना कैसे बनेगी वो समझो। यहाँ पे आपने ये लिखा था H2N C NH2, ठीक है। अब देखो, ये ऑक्सीजन था और इस पर कितने थे, 4, और एक ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर किसका निशान आ गया, माइनस का। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इस पर किसका निशान आ गया, प्लस का। और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ दिया तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये हो गई यूरिया की अनुनादी संरचना। अब एक कंडीशन होती, जरूरी कि ये इधर वाले, ये नाइट्रोजन वाले कि यही दे, जरूरी कि ये अपना लोन पेयर इसको दे, इधर वाला नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसको उल्टा करके लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2N C NH2, तो इसने अपना लोन पेयर इसको दिया तो यहाँ वाला बंद टूट गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस का, इस पे प्लस का। तो इसको बोलते हैं यूरिया की अनुनादी संरचना। कभी क्वेश्चन आ जाएगी यूरिया की अनुनादी संरचना बनानी है तो इसको एज इट इज बना के आप आ जाना, एज इट इज बना के आ जाना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया की अनुनादी संरचना के बारे में।
तो ये बात समझ में आ गई। फिर से रिपीट कर दूँ कि यहाँ वाला लोन पेयर है वो यहाँ आएगा तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। इस कारण से नाइट्रोजन में प्लस और ऑक्सीजन में माइनस, ये कि ये प्रोसेस इधर वाले कार्बन नाइट्रोजन से भी हो सकती है। अब हुआ क्या, अब हमने यहाँ पर मोनो अम्लीय क्षारक क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और इस पे भी लोन पेयर है, तो दोनों में से एक का लोन पेयर, दोनों में से एक का लोन पेयर तो इस अनुनाद में भाग ले रहा है, तो एक का लोन पेयर फ्री रहेगा तो एक क्षार की भांति व्यवहार करेगा। इस कारण से यहाँ पर जो मेन शब्द हमें पकड़ने लायक है वो है मोनो अम्लीय क्षारक। यूरिया किसकी भांति व्यवहार करता है, मोनो अम्लीय क्षारक। अगर आपको रिएक्शन समझाना चाहो तो जैसे रिएक्शन में लिख रहा हूँ, यूरिया का फॉर्मूला H2NC डबल बॉन्ड ONH2, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, यूरिया। क्या बोलते हैं, यूरिया। और इसकी क्रिया मैंने करवा दी नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला तो जानते ही हो, HNO3। तो ये अम्ल हो गया और ये क्या हो गया, क्षार। किसकी भांति व्यवहार करेगा, मोनो अम्लीय क्षारक की बात थी। तो क्या बनेगा वो देख लो, H2NC डबल बॉन्ड ONH2 डॉट लगा के लिख देना HNO3। इस कंपाउंड को जो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं यूरिया नाइट्रेट। तो कभी रिएक्शन आए तो इस प्रकार की रिएक्शन उम्मीद कम है, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छा है कि यूरिया की क्या बनाओ, अनुनादी संरचना। तो ये आपके सामने हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया अपनी, क्वेश्चन अच्छा था वो मैंने समझा दिया। इसके बाद अब यहाँ से आप एक विशेष बात ध्यान दें कि यूरिया के लिए क्वेश्चन आता है कि किसी कंपाउंड में यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा या यूरिया की मात्रा, जैसे किसी भी कंपाउंड में यूरिया कितना प्रतिशत है तो उसकी मात्रा किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो वो एक रिएक्शन के माध्यम से क्वेश्चन होता है जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि रिएक्शन रासायनिक गुणों में ही है। नंबर 2 लिख रहा हूँ, सोडियम हाइपो ब्रोमाइड से। इसका मतलब इस बार अब यूरिया की क्रिया आप किससे कराओगे, सोडियम हाइपोब्रोमाइड से। अब यहाँ विशेष बात क्या वो समझा दूँ, यूरिया की क्रिया जब आप सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करवाते हो, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करवाते हो तो CO2 और N2 गैस का निष्कासन होता है। अब इस N2 गैस की मात्रा के आधार पर हम यूरिया की मात्रा काउंट कर सकते हैं। होता क्या कि 2 गैसें बनी, अब सोडियम हाइपोब्रोमाइड का विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होने के कारण CO2 गैस तो उसमें घुल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो उसके आधार पर यूरिया की मात्रा और प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। समीकरण अपने लिए इंपॉर्टेंट, मैं समीकरण में समझा दूंगा। तो पहले हम सबसे पहले बात तो माइंड में क्लियर होनी चाहिए, सोडियम हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये शब्द है आपके बार बार रिपीट होता है। तो कौन सा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो याद कर लेना बिल्कुल क्लियर से, NaOBr ऊपर लिख दिया है, सिर्फ के सी के ऊपर NaOBr, इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो इसके लिए अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे ऐसे कि क्षारीय सोडियम हाइपोब्रोमाइड कॉस्ट में फॉर्मूला NaOBr की उपस्थिति में, क्षारीय सोडियम हाइपोब्रोमाइड की उपस्थिति में यूरिया के विघटन से, यूरिया के विघटन से N2 गैस प्राप्त होती है। यूरिया के विघटन से कौन सी गैस बेटा, N2 गैस, डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा हम समझा सकते हैं कि क्षारीय विलयन में, क्योंकि N2 और CO2 2 गैस प्राप्त होती है, लेकिन मेन अपने लिए N2 है, कि यहाँ लिख सकते हो कि क्षारीय विलयन में CO2 गैस
घुल जाती है, आता है निष्कासित N2 गैस का, आता है निष्कासित N2 गैस का आयतन माप कर, निष्कासित N2 गैस का आयतन माप कर यूरिया की मात्रा व प्रतिशतता ज्ञात की जाती है या की जा सकती है। अब रिएक्शन समझना इम्पोर्टेंट अपने लिए। मैं फिर से एक बार सिर्फ समझा दूँ आपको कि हम क्या करते हैं कि क्षारीय सोडियम हाइपोब्रोमाइड की क्रिया हम किससे करवाएंगे? यूरिया से। तो वहाँ पर आपको दो गैसें होगी, एक तो CO2 प्राप्त होगी और एक कौन सी गैस प्राप्त होगी आपको? N2। अब CO2 तो क्या होती है, जो क्षारीय विलयन होती है उसमें घुल जाती है, इसका मतलब वहाँ से केवल क्या बाहर निकलेगा? N2। अब इस N2 गैस का आयतन मापकर यूरिया की हम मात्रा और प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन अब रिएक्शन हमें यहाँ से आनी चाहिए। तो रिएक्शन समझो यहाँ पे कि रिएक्शन की जब हम बात करें तो मैंने लिख दिया यहाँ पे Na, पहले यूरिया से करवाने, तो H2N C डबल बॉन्ड ONH2, ये तो क्या हो गया आपका यूरिया। अब क्रिया किससे कराओगे? सोडियम हाइपोब्रोमाइड, फॉर्मूला NaOBr। अब बेटा यहाँ से कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके मैंने कितने अणु लिए? 3। कितने लिए? 3। अब बनता क्या वो सोचो, 3 Na के साथ 3 Br, क्योंकि NaOBr कितने? 3, तो 3 Na और 3 Br, तो यहाँ से आपका जो बन गया वो क्या बना? 3 NaBr, 3 NaBr। अब यहाँ से आपको ये रखना कि यहाँ ऑक्सीजन कितने शेष रह गए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपके, कि यहाँ पर आपके ऑक्सीजन है वो कितने शेष रह गए। तो इसके लिए देखो आप गौर से कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, और 3 में से केवल 2 ऑक्सीजन ले रहा हूँ, 3 में से 2, तो इसका मतलब कितने जल के अणु बाहर निकल गए? 2 H2O बाहर निकल गए। अब देखो यहाँ पर 3 थे, 3 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ दे दिए, तो कितना बचा? 1। अब वो 1 ऑक्सीजन और यहाँ से CO, तो CO के साथ 1 ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या बन गई आपकी? CO2। अब देखो शेष क्या बचा, गौर से, यहाँ से एक N और एक N यहाँ से, तो N2, तो यहाँ से क्या अलग हो गई? N2। अब CO2 तो हमें पता है क्या होती है, क्षारीय विलयन में घुल जाएगी, और N2 को हम ज्ञात करके यूरिया की मात्रा और प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधी रिएक्शन आती है। रिएक्शन क्यों पूछी जाती है? जब उसमें कोई विशेष बात हो, तो विशेष बात मैंने समझा दी, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि यूरिया की क्रिया सोडियम हाइपोब्रोमाइड से कीजिए। यूरिया की क्रिया हमें किससे करवानी है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखो इसके बाद तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं यूरिया की क्रिया हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाएंगे। किससे? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो कंडीशन देखो क्या होती है, बड़ा कोई विशेष उत्पाद बनता हो, कोई विशेष बात हो, तभी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पुटअप आता है। तो ये ध्यान रखो, पढ़ना तो सब कुछ होता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो कम से कम, वो तो हमें ऐसे बोलते हैं टिप्स पे, अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। अब जब नेक्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं यूरिया की, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो रिएक्शन की बात करें, एक बार लाइट की प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी, 1 मिनट, हाँ अब सही है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो इसमें क्या करेंगे, यूरिया की क्रिया हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाएंगे। तो 2 अलग अलग उत्पाद कैसे बनते हैं, उसका में से एक का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें यूरिया की क्रिया किससे करवानी है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है कि 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे वो आपस में जुड़े हुए होंगे। तो देखो हम बात करें कि यहाँ पर क्या होता है कि यूरिया की क्रिया जब आप डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराओगे तो विषम चक्रीय कार्बोनिक यौगिक प्राप्त होता है। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं 2 लाइनें, उसके बाद इसकी 2 रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है
कि यूरिया की क्रिया, क्या लिख रहे हैं, यूरिया की क्रिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से कराने पे, यूरिया की क्रिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराने पर, यूरिया की क्रिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से कराने पर विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। तो अब देखो बेटा, रिएक्शन में क्या कि ज़्यादा अगर रिएक्शन 80% रिएक्शन तो हमें तब याद हो जाती है जब हम उसको लिखने का तरीका समझ जाए। फिर से बोलूँ, 80% रिएक्शन तो हमें तब याद हो जाएगी जब हम उसको लिखने का तरीका समझ गए। तो लिखने का तरीका हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे यूरिया को मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मली आप यूरिया का फॉर्मूला जानते हो, लेकिन मैंने यहाँ लिखा C≡O, NH2 आएगा तो इसको लिख दिया NH। तो ये लिख दिया यूरिया, C≡O NH, NH2 गया। अब इसकी क्रिया आपको करवानी है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में मैं पहले एग्जांपल ले लेता ऑक्जेलिक अम्ल। फॉर्मूला जानते होंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का मतलब 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल एक साथ जुड़े हो। तो अब ऑक्जेलिक अम्ल को कैसे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे HO C≡O HO C≡O और दोनों को ऐसे लिख दिया। ये क्या हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। नॉर्मल तो हम ऐसे लिखते हैं ना COOH, इसको ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन रिएक्शन इजीली हो जाए तो मैंने ऐसे बना दिया। अब बेटा होता क्या है, देखो आपको समझो, यहाँ से साफ साफ आपको कंडीशन नज़र आ रही होगी कि हमें करना, और ये क्रिया POCl3 की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में, POCl3 की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर वो कंडीशन क्या होती है कि यहाँ से आपका H और यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH, इसका मतलब कितने जल के अणु बाहर चले गए, 2 जल के अणु चले गए। बाकी संरचना को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, O≡C NH C≡O। इस कंपाउंड को जो बना उसको बोलते हैं ऑक्सेलील यूरिया। क्या नाम इसका, ऑक्सेलील यूरिया, या इसको हम पराबेनिक अम्ल बोल दिया जाता है, पराबेनिक अम्ल। तो ये याद रखना कि अगर आपने यूरिया की क्रिया, इसका क्या नाम था, ऑक्जेलिक अम्ल से करवा दिया तो ऑक्सेलील यूरिया या पराबेनिक अम्ल आपको प्राप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं कि इस बार मैंने क्या किया, इसी यूरिया को यहाँ लिख रहा हूँ, समझना, OC NH NHH। जो लिखने का तरीका है, यहाँ तो आपने क्रिया किससे करवाई थी, ऑक्जेलिक अम्ल से। इस बार ऑक्जेलिक अम्ल के स्थान पे मैं ले रहा हूँ मेलोनिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल के स्थान पे हम क्या ले रहे हैं, मेलोनिक अम्ल के साथ क्रिया कराओ तो फिर देखते हैं क्या बनता है। अब मेलोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का तो आपने याद किया C≡OH। अगर इन दोनों के बीच में एक CH2 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, CH2 मेथिलीन समूह जोड़ दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेलोनिक अम्ल। तो जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ कि HO C≡O HO C≡O, और दोनों को मैंने किससे जोड़ दिया, CH2 से। दोनों को मैंने किससे जोड़ दिया, CH2 से। तो यहाँ से वो सेम कंडीशन है, यहाँ से OH H, जल के अणु दोनों से बाहर चला जाएगा। कंडीशन वही कि 2 जल के अणु बाहर चले गए। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, POCl3 की उपस्थिति में। अब दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो O≡C, फिर क्या बच गया आपका NH C≡O और बीच में क्या आ गया, CH2। अब आपको इस कंपाउंड का नाम इंपॉर्टेंट अपने लिए जो बना है,
इसको अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसको नॉर्मली हम बोलते हैं मेलोनिल यूरिया। मेनोलिल क्या लिखा है? मेलोनिल यूरिया। बेटा नाम थोड़े से टफ है, बोलने में परेशानी आती है। फिर से रिपीट, क्या नाम है? मेलोनिल यूरिया। इस मेनोलिल यूरिया को ही अगर आपने एक कंपाउंड का नाम सुना होगा तो मैं यहाँ लिख दूँ बारबीटैयूरिक अम्ल। वैसे आपके चैप्टर से दैनिक जीवन में रसायन वाला पढ़ा हो आपने कभी चैप्टर, तो आपने सुना हो निंद्राकारी औषधि, जिसको लेने पर नींद अच्छी आ जाती है। तो वो क्या होते हैं? निंद्राकारी औषधियों में जो साल्ट होता है वो क्या होता है? बारबीटैयूरिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। तो याद करना कि इस बारबीटैयूरिक जो अम्ल हमने लिखा है इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं? निंद्राकारी औषधि के रूप में। तो बारबीटैयूरिक अम्ल बोलते हैं, ये क्या होती है? आपकी निंद्राकारी औषधि होती है। तब ये क्वेश्चन यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट बन गया है कि यूरिया की क्रिया, इसे रखना, ये आपने क्या लिया यहाँ पे? यूरिया। और इस यूरिया की क्रिया आप किससे करवा रहे हो? मेलोनिक अम्ल से। यूरिया की क्रिया मैंने किससे करवा दी बेटा? मेलोनिक अम्ल से। तो यूरिया की क्रिया अगर हमने मेलोनिक अम्ल से करवाई है, यूरिया की क्रिया मैंने किससे करवा दी? मेलोनिक अम्ल से करवा दी, तो आपको क्या प्राप्त हो गया? बारबीटैयूरिक अम्ल या निंद्राकारी औषधि। तो ये क्वेश्चन अच्छा था कि बारबीटैयूरिक अम्ल क्या होती है? निंद्राकारी औषधि होती है। इसका निर्माण कैसे होगा? कि यूरिया की क्रिया मेलोनिक अम्ल के साथ, रिएक्शन हार्ड नहीं है, बस केवल इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो इसको आप अच्छे तरीके से लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद इसकी एक नेक्स्ट रिएक्शन है, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ें। तो ये तो थी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। इसके बाद यूरिया पर एक क्वेश्चन आता है, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यूरिया का परीक्षण। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि देखो, सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं कि ताप का प्रभाव, क्या लिखा है? ताप का प्रभाव। और इसमें नंबर दो कंडीशन पढ़ेंगे हम कि यूरिया को एक तो करेंगे 155 डिग्री सेल्सियस पर धीमे धीमे गर्म, और एक करेंगे तीव्र गति से। तो दोनों में अंतर आता है। उसमें एक में हम पढ़ सकते हैं यूरिया का परीक्षण। यूरिया का परीक्षण की हम बात कर लेते हैं। यूरिया का परीक्षण मतलब इस अभिक्रिया के द्वारा अगर आपको यूरिया दिया हुआ है तो हम उसका ये बता सकते हैं कि इसमें यूरिया है या नहीं है। इस अभिक्रिया के द्वारा, तो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि इसके द्वारा हमें यूरिया का परीक्षण कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ यूरिया बोल सकते हैं चाहे तो आप। इसमें हम करते क्या हैं कि इसमें यूरिया को धीमी गति से धीरे धीरे 155 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे यूरिया के दो अणुओं में से एक अमोनिया का अणु है वो बाहर निकल जाता है और एक पदार्थ सफ़ेद रंग का बाईयूरेट नामक क्रिस्टल प्राप्त होता है। और अगर उसमें आपने कॉपर सल्फेट का विलयन मिला दिया तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है, जो कन्फर्म करता है कि वो पदार्थ क्या है, यूरिया। तो पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, फिर हम इसके समीकरण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं कि यूरिया को धीमी गति का मतलब धीरे धीरे, एक तो टेम्परेचर फुल होता है, एक टेम्परेचर थोड़ा लो रखा जाता है। यूरिया को धीमी गति से 155 डिग्री सेल्सियस पर, यूरिया को धीमी गति से 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यूरिया के दो अणु परस्पर क्रिया करके, यूरिया के दो अणु परस्पर क्रिया करके एक अमोनिया अणु का निष्कासन
करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूरिया को धीमी गति से 155 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यूरिया के 2 अणु परस्पर क्रिया करके अमोनिया के एक अणु का निष्कासन करते हैं तथा एक सफ़ेद ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ बाईयूरेट, ये नाम याद रखना बेटा, बाईयूरेट, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस बाईयूरेट का निर्माण करते हैं जिसमें क्षारीय कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाने पर बैंगनी रंग हो जाता है। अब यहाँ से मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, कैसा रंग हो जाता है? बैंगनी रंग हो जाता है। तो समझो यहाँ पे कि यूरिया का परीक्षण क्या हुआ, हमने यूरिया लिया, अब हमें तो पता नहीं क्या, लेकिन हमने एक पदार्थ लिया, मान लिया यूरिया था, और उसको हमने धीमी गति से 155 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। तो होता क्या, यूरिया के 2 अणु आपस में जोड़ेंगे, उससे एक अमोनिया का अणु बाहर चला गया। चलो बाहर चला गया, चलने के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ वो क्या था? सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ था। क्या नाम था? बाईयूरेट, सफ़ेद रंग का था। और जैसे ही हमने उसमें क्षारीय कॉपर सल्फेट क्या मिला दिया? क्षारीय कॉपर सल्फेट मिला दिया, तो उसका रंग क्या हो गया? बैंगनी। जैसे उसमें क्षारीय कॉपर सल्फेट मिला दिया तो उसका रंग क्या हो गया? बैंगनी। जैसे बैंगनी रंग हुआ तो पहचान हो गई कि ये पदार्थ कन्फर्म क्या है? आपका यूरिया है। तो रिएक्शन समझते, तो रिएक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, कितने अणु लिए यूरिया के? हमने 2, तो H2N C डबल बॉन्ड ONH2, ये तो गया यूरिया का एक अणु। अब दूसरा अणु भी सेम ऐसे ही, HNH C डबल बॉन्ड ONH2 हो गया। अब मैंने कहा कि जब दोनों अणु जुड़ेंगे तो दोनों अणु में पहली कंडीशन तो आपको याद रखनी थी कि कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें? 155 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमने गर्म किया। तो हुआ क्या, यहाँ से H और यहाँ से NH2 बाहर चला गया, मतलब अमोनिया का एक अणु यहाँ से बाहर चला गया। अब दोनों को जोड़ दो, तो H2N C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH2, हमें ये पदार्थ प्राप्त हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? बाईयूरेट बोलते हैं। अब इस बाईयूरेट में मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट बात सुनना, इस बाईयूरेट कैसा है? सफ़ेद क्रिस्टलीय। बाईयूरेट सफ़ेद क्रिस्टलीय जैसा आप बोलना चाहो तो सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसके अंदर जैसे ही मैंने क्षारीय कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाया, कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाया, तो इसका रंग है वो क्या हो गया? बैंगनी रंग का हो गया। और जैसे ही बैंगनी रंग का हुआ, उससे हमें कंफर्म हो गया कि जो पदार्थ हमने प्राप्त किया था वो क्या है? आपका यूरिया है। तो इस रिएक्शन के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ में आ गया यूरिया का परीक्षण। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन में तो अगर यूरिया को हम तीव्र गति से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एक सायनिक अम्ल बनता है। एक ही अणु का निर्जलीकरण होता है, वो सायनिक अम्ल बनता है, जिसके 3 अणु मिलकर सायन्यूमिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये तो था यूरिया का परीक्षण, था आपको प्रभाव था। अब अगर यूरिया को यहाँ तो आपने कितने डिग्री सेल्सियस पे? 155 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था, लेकिन अगर 170 डिग्री सेल्सियस पर तीव्र गर्म करें तो हमें उत्पाद दूसरा प्राप्त होता है। तो उसके लिए अपने को क्या लिखना, वो समझना यहाँ से कि नंबर 2 कंडीशन, यूरिया को
तीव्र गति से, क्या लिखा है, यूरिया को तीव्र गति से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एक ही अणु की अंतःक्रिया से सायनिक अम्ल प्राप्त होता है। एक ही अणु की अंतःक्रिया से क्या प्राप्त होता है, सायनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसके त्रिलकीकरण का मतलब 3 अणु, जिसके त्रिलकीकरण से सायनयूरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सायनयूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसकी मैं रिएक्शन आपको समझा दूं और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको कैसे याद करोगे। तो यूरिया का कितना अणु ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे 1 अणु। यूरिया का कितना अणु, 1 अणु। तो अब यहाँ से आप उस अणु को अगर लिखना नहीं सीखा तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, वो देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, यहाँ NH2। अब देखो बेटा इसको कैसे लिखना चाहिए, तो NH NH, एक ही बात है बेटा, कोई अंतर नहीं है। यूरिया का अणु लिखने का तरीका था। अब होता क्या वो समझना कि कंडीशन क्या होगी कि आपने इसको क्या किया, 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया तो यहाँ से एक तो आपका ये बाहर चला गया N के साथ, NH3 बाहर चला गया। अब देखो कंडीशन क्या आती है, तो अमोनिया का अणु, एक तो यहाँ से आपका अमोनिया का अणु बाहर चला गया। दूसरी कंडीशन में क्या होती है कि ये बंध टूटेगा, सुनना गौर से, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध टूटेगा तो ये H ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बंध का निर्माण होता है। तो कंपाउंड जो प्राप्त होता है वो आपको होगा N ट्रिपल बॉन्ड COH, और साथ में क्या बाहर चला गया, अमोनिया बाहर गया। इसको हम क्या बोलते हैं, सायनिक अम्ल। क्या बोल दिया, सायनिक अम्ल कहते हैं। अब इसके कितने अणु बेटा, 3 अणु। कितने अणु इसके, तो ये 3N ट्रिपल बॉन्ड COH के कितने अणु जुड़े, और आपस में 3 अणु जुड़ते हैं तो इसके लिए हमने एक शब्द बोल दिया, त्रिलकीकरण क्रिया करेंगे। तो बनेगा क्या वो देखो, अब यहाँ से समझ लें यहाँ पे कि COHN, फिर COHN, COHN, तो इनमें ये बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सायनयूरिक अम्ल। ये आपको प्राप्त हुआ है। तो ये था यूरिया को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर। तो यूरिया वाले पोर्शन से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम 2-3 मिनट कुछ बातें कर लेते हैं। तो अब हम बात करें कि ये तो था आपका यूरिया। इस यूरिया में जो मुझे एक अलग से अपने, जैसे चैप्टर नंबर 13 था, हमने एमीन पढ़ा था। एमीन के बाद हमने यूरिया स्टार्ट किया। तो यूरिया में जो मुझे विशेष बातें लगी थी वो सब मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप थे वो मैंने आपको साथ में बता दी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो लगभग हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ी है। तो इसको ढंग से याद कर लेना, तैयार कर लेना। उसके बाद अभी चैप्टर को कंप्लीट होने में 1-2 दिन और लगेंगे। उसके बाद हम नए तरीके से स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ।